इस्लाह नेटवर्क फिजिकल भी लोगों की तरबियत का काम कर रहा है और इसके साथ-साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए भी माशरे की इस्लाह का काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे इस्लाह नेटवर्क के नाम से हमारा चैनल है, फेसबुक पे इस्लाह नेटवर्क के नाम से हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे हमारा इस्लाह नेटवर्क के नाम से पेज है। इसके अलावा व्हाट्सएप पे हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अज़दवाजी ज़िंदगी का सुकून, ये माशाल्लाह मेंबर्स ज़्यादा होने की वजह से 3 ग्रुप्स बन चुके हैं। आवर चाइल्ड, आवर फ्यूचर, ये भी 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। इसके अलावा आप गिने हैं जो कि यंग गर्ल्स के लिए हैं। मेडिकल ग्रुप है जहाँ पर डॉक्टर्स वॉलंटियर काम कर रहे हैं और लोगों को फ्री प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, मेडिसिन का बताते हैं उन्हें और जिस तरह उन्हें सजेशंस चाहिए होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं। इसके अलावा सवाल जवाब ग्रुप बराए ख़वातीन है जहाँ पर डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब वो जो फ़िक़्ह के मुतालिक या शरीयत के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करते हैं। इसके अलावा किचन कॉर्नर एंड ब्यूटी टिप्स एक ग्रुप है जिसके अंदर जो फीमेल्स हैं वो अपने इश्यूज़ डिस्कस करती हैं किचन के मतलब और जिस तरह उन्हें चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम होम स्कूलिंग का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है और तरबिया सीरीज़ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। होम स्कूलिंग मैम सिद्रा रऊफ़ करवा रही हैं और तरबिया सीरीज़ मैम महा नदीम करवा रही हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है। इसके साथ-साथ हम कुछ जो काम है कोर्सेज़ करवा चुके हैं, वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स है जो कि चल रहा है और वो करवाते हैं हम। तजवीद कोर्स है, कुरान कोर्सेज़ हैं, हम बहुत सी वर्कशॉप्स करवा चुके हैं, सिलाई-कढ़ाई कोर्स भी चल रहा है। अब जो वर्कशॉप्स हम करवाते हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल टॉपिक्स होते हैं और इमोशनल टॉपिक्स होते हैं और अब साथ हम मेडिकल टॉपिक्स पे अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं जैसा कि आज ही डॉक्टर अतिया बेग करवाएँगी एक मेडिकल टॉपिक पे। तो उम्मीद है कि हम इस वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं डॉक्टर अतिया बेग को खुशामदीद कहूँगी कि वो आएँ और अब इस वर्कशॉप का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच, आपने इंट्रोडक्शन अपना दिया और मुझे आपने इस बात का मौका दिया कि मैं आऊँ और आपसे कुछ बातें शेयर कर लूँ। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज का मेरा टॉपिक है ब्लड शुगर और रमज़ान। इसके अलावा ऑप्टिमम हेल्थ ऑफ हाउ टू गेट ऑप्टिमम हेल्थ इन रमज़ान बाय योर फूड। मतलब कि फूड की चॉइस के कौन सी होनी चाहिए जिसके मुताबिक हम बेहतरीन सेहत से इस्तेफादा कर सकते हैं रमज़ान में। रमज़ान एक ऐसा मौका है जो साल में एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया होता है जिसमें हम अपनी हेल्थ की तरफ भरपूर तवज्जो दे सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट लिया जाता है। यहाँ पर रमज़ान आए तो इफ्तारियों का और दावतों का सिलसिला एक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फिर आपको पता है लेट नाइट खाना-पीना भी चलता रहता है और कुछ जगहों में सहरी तक खाना-पीना जो है वो चलता रहता है, व्हिच इज़ अ वेरी रॉन्ग हैबिट और इसको हमें स्ट्रांगली डिस्करेज करनी चाहिए। 2 बातें हैं, एक तो ये कि रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला की इबादत का महीना है, इसमें हमें मैक्सिमम सवाब प्रोवाइड किया जाता है अल्लाह की तरफ से। ये हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, एक रहमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ने रमज़ान को कायम किया और हमें इस बात का मौका दिया कि हम रमज़ान तक पहुँच जाएँ। क्योंकि अ, हर कोई हर नेक्स्ट रमज़ान तक नहीं पहुँच सकता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, बिल्कुल सेहतमंद, हटे-कटे और इस रमज़ान में वो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए। इसलिए हर रमज़ान को आप ये सोचा करें कि ये हमारा हो सकता है कि आखिरी रमज़ान हो, उसको पूरी तैयारी से और अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल करने का ज़रिया बनाते हुए गुज़ारें, भरपूर इस्तेफ़ादा करें। खुराक के हवाले से और शुगर, ब्लड प्रेशर और बीमारियों के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। आज का मेरा जैसे मैंने बताया टॉपिक है कि हम किस तरह से मैक्सिमम इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं रमज़ान से। पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक सर्कैडियन रिदम रखा हुआ है। सर्कैडियन रिदम होता है जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने टाइम से वो उठ जाते हैं, उनको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हमारी बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम होता है जो 24 घंटे काम कर रहा है। चूँकि हम लोग दिन में अपना काम वग़ैरह करते हैं और रात को आराम के लिए अल्लाह ने बनाया है और रात में हम आराम करते हैं, लिहाज़ा हमारा जो
सर्कैडियन रिदम वो इस तरह से सेटल होता है कि मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन जो होती है वो डे टाइम में होती है, जबकि रात में हमारा मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कुदरती तौर पर स्लो हो जाता है, क्योंकि वो आराम का टाइम होता है। ऑल्दो वो चल रहा होता है थ्रू आउट 24 आवर्स, वो चल रहा होता है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इसलिए डे टाइम में जो मैक्सिमम हम जितना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जितना हम, मैं काम काज और बाहर जाने आने की बात कर रही हूँ, कि जो हमारी सारे दिन की एक्सरसाइज रहती है उसके मुताबिक हमारी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन भी होती है। तो रमजान में थोड़ा सा हमारी रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से, डिस्टर्ब तो नहीं आप कहेंगे, थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसमें। उसमें ये होता है कि रमजान में चूंकि हम सारा दिन फास्ट करते हैं, रोजा रखते हैं और शाम में इफ्तारी होती है, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। अच्छा, आजकल आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म बहुत ज्यादा कॉमन है विच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो लोग जो वजन लूज करना चाहते हैं या वेट लूज करना चाहते हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पर आपने कुछ खाना पीना है, जो एक जो आपका टाइम होगा, विंडो होगा, ईटिंग विंडो, उसमें आपने खाना है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट डे तक, उसी मखसूस वक्त तक आपने कुछ नहीं खाना पीना, विच इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आजकल तहकीक के बाद ये चीज सबसे ज्यादा साबित हुई है और लोगों ने प्रैक्टिकली करके भी देखा है कि ये वजन लूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। लाइक आप 8 घंटे चूज कर लें, 12 घंटे चूज कर लें जिसमें आप खाएं। सपोजिटली अगर आप मिसाल के तौर पे सुबह 8 बजे से लेकर शाम को, रात को 8 तक, या इसको कम करते हुए आप 8 घंटे का कर लें कि 8 से 4 तक आप खा रहे हैं, उसके बाद फिर आप 4 बजे से लेकर नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक 8 बजे तक आप नहीं खाएंगे, ठीक है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जबकि अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारा इतना खूबसूरत दीन है कि इसने हमें 1500 साल पहले तकरीबन ये हमें कॉन्सेप्ट दे दिया था कि हमारी बॉडी को साल में एक दफा इंटरमिटेंट फास्टिंग की जरूरत होती है, ताकि जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बनते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस निकल जाए और उनकी जगह पे हमारी बॉडी की पूरी रिफॉर्मेशन हो जाए। आपको पता है कि कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए 21 दिन काफी होते हैं। 21 दिन आप मुसलसल कोई काम करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो रमजान पूरे 30 दिनों का अल्लाह ताला ने हमें दिया, ताकि हम अगर अपनी पुरानी हैबिट्स से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और नई हैबिट्स हम इख्तियार करना चाहते हैं, तो हमें मौका मिलता है। जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, रमजान उनके लिए एक बेहतरीन टाइम होता है कि वो स्मोकिंग छोड़ दें और नॉन स्मोकर्स की तरफ आ जाएं और मतलब स्मोकिंग करना छोड़ दें, दोबारा से वो नॉन स्मोकर बन जाए, ठीक है ना। इसी तरह से खुराक के मामले में जो हमारी तरीके हैं खाने पीने के, वो तमाम हम उनको रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं और फिर हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को अडाप्ट कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में वो चीजें अडाप्ट कर सकते हैं जो कि हमें बेहतरीन हेल्थ की तरफ लेकर जा सकती हैं। ये बात सबको पता है, आजकल के मोटापा जो है ना किसी को पसंद है और ना ही वो सेहत के लिए अच्छा है, और वो सेहत का दुश्मन है। तो मोटापे से निजात हासिल करने के लिए रमजान एक बेहतरीन मौका अल्लाह ताला की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो कंसीडर करने की के लिए जरूरी है। जैसे मैंने पहली बात आपको बताई कि सर्कैडियन रिदम हमारा है, जो हमारी बॉडी जो है वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव होती है और रात में थोड़ी सी यानी कम हो जाती है उसकी, तो ये खुद ब खुद अडेप्ट कर किया हुआ है। इसमें ये कि जो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में, इसके अलावा भी हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं। और अगर हम डायबिटिक हैं, सपोज हम, मैं बाद में डायबिटीज की बात करूंगी, लेकिन मैं जस्ट एक इनलाइट दे रही हूँ कि अगर हम डायबिटीज में क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन वो रिलीज होना कम हो जाता है, पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करना बंद कर देता है। जो पैंक्रियाज के खास सेल है, एक ऑर्गन विच इज कॉल्ड पैंक्रियाज हमारी बॉडी में, जिसको उर्दू में लबलबा कहते हैं, या पैंक्रियाज जो है वो ऑर्गन है जो इंसुलिन और ग्लूकागोन बनाता है। और जब इंसुलिन का काम क्या है कि ये हाई ब्लड शुगर को कम करती है। जब ब्लड शुगर हाई होता है, हमारी बॉडी का नेचुरली इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है।
और ग्लूकागोन का क्या काम है कि ये लो ब्लड शुगर को प्रिवेंट करती है, कि बॉडी को, यानी इन दोनों के तवाजुन से अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखा होता है कि हमारा ब्लड शुगर भी बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए और बहुत लो भी ना हो जाए। बहुत हाई होगा तो वो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगा, बहुत लो हो सॉरी बहुत हाई होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाएगा, और बहुत लो होगा तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में बॉडी चली जाएगी, ठीक है, यानी शुगर की कमी हो जाएगी और उसके फिर अपने सिम्टम्स होंगे। और प्रोलॉन्ग हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। और खुदा न खास्ता अगर कोई बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाए अक्यूट में, यूजुअली नॉर्मल जो होता है 80 से कम ब्लड शुगर हो जाए, सपोज किसी का 50-60 हो जाए, तो हमारी ब्रेन को डैमेज कर सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ये अगर ज्यादा देर तक रहे तो हमारी ब्रेन डेथ भी हो सकती है। इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर इज अ मेडिकल इमरजेंसी। तो अब पहली बात तो ये है कि हम किस तरह से अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं कि रमजान में हमने इफ्तारी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इफ्तारी में हमें खाना है, एक तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुद ही से एक विंडो पीरियड मुकर्रर कर दिया जिसमें हमने प्री डॉन से लेकर या मतलब डॉन सहरी से लेकर इफ्तारी तक कुछ नहीं खाना पीना। वो 14 आवर्स भी हो जाता है, समटाइम्स कम हो डे की उसके मुताबिक, वो 12 घंटे भी हो जाता है मिनिमम हो, और ज्यादा से ज्यादा कुछ कंट्रीज में तो ये और ज्यादा हो जाता है, और जबकि खाने का विंडो शॉर्ट हो जाता है। ये नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। तो इसमें ये है कि आपने इफ्तारी तक जब सारा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता तो एक तो फूड की वैसे भी क्रेविंग होती है कि देखकर आप कहते हो कि इफ्तारी होगी, तो हम कुछ लोग क्या करते हैं इफ्तारी के बाद ही खाना शुरू कर देते हैं, रैंडमली खाना शुरू कर देते हैं, जो भी मिले यहाँ से वहां से हर तरफ से वो खाना शुरू कर देते हैं। देखिए ये बात जो है ये जिस्म के लिए बहुत खतरनाक है। आपको चूंकि अल्लाह ताला ने एक सेट प्लान आपको मुकर्रर करके दिया है कि आपने इतने घंटे खाने हैं, तो आपको अपनी बॉडी को खुद भी थोड़ा सा ट्यून अप करने की जरूरत है कि जब इफ्तारी होगी तो आपने उसको बेहंगम तरीके से नहीं खाना। पहली बात तो ये कि चूंकि सारा दिन आपकी बॉडी ने पानी नहीं लिया होता, तो सॉरी आपको आवाज नहीं सही आ रही, आई एम स्पीकिंग मैक्सिमली। तो हेलो, अच्छा, तो हमारी बॉडी ने पूरी तरह से वो सारा दिन जो है वो हमें यानी पानी की क्रेविंग होती है, पानी नहीं पिया होता, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है। तो पानी का हमने बहुत ख्याल रखना है कि हमने जब इफ्तारी की, जरूरी नहीं कि आप उसके फौरन बाद पानी पिए, लेकिन आप कोशिश ये करें कि शुगरी ड्रिंक को अवॉइड करें। वो ड्रिंक्स जिनमें शुगर है उनको अवॉइड करें, बल्कि उनकी जगह पे आप ऐसे ड्रिंक्स ले जैसे सादा पानी, उसमें लेमन आपने मिक्स किया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, थोड़ा सा आपने अगर दिल करे तो पुदीना और स्टीविया वगैरह डाल के उसको इस तरह से आप कोई मशरूब बना सकते हैं जिससे आप अपना इफ्तार करेंगे। पहली बात तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए डेट्स या खजूर से अगर आप रोजा इफ्तार करेंगे तो वो आपकी पूरे दिन की जो एनर्जी है उसको उसके लिए सफिशिएंट होगी। और खजूरों का जैसे हदीस में है कि ताक उसमें खाना चाहिए, लाइक 1 खाएं या 3 खाएं या 7 खाएं, इस तरह से ताक आदात में खाना चाहिए, ये सुन्नत के मुताबिक है। तो आप खजूरों से इफ्तारी करें, पानी का ग्लास पिए लेमन वाला जिसमें काला नमक हो, मिंट हो, और उसको आप उससे अपना रोजा खोलें। फिर आप वक्तन फोकतन बाद में देर से भी आप पानी पी सकते हैं, अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप बिल्कुल सादा इफ्तारी करें, लाइक जौ का दलिया जो है इट्स अ गुड ऑप्शन कि आप जौ का दलिया लें, या कोई आपने ऐसी चीजें लेनी है या कॉम्प्लेक्स स्टार्च ऐसे लेने हैं जो कि आपकी बॉडी में देर तक रहें और देर तक हजम हो, लाइक ऐसे खुराक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो, लाइक वो खुराक जो कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कि हमारे खुराक जो है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स एंड प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है ना। 5 या 6 हमारे जो है बेसिक वो है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें ये 5 या 6 चीजें मौजूद होनी चाहिए मुनासिब तनासुब में। तो किस चीज का कौन सी खुराक का आपने चूज करना है, उसमें आप लीन प्रोटीन्स का चूज करें। लीन प्रोटीन्स वो है जैसे चिकन ब्रेस्ट हो गया, टर्की ब्रेस्ट हो गया, या फिश हो गई, तो इनका आप वो करें। तो इसमें कम फैट होता है बनिस्बत आप गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त या और किसी उसके निस्बत, तो आप लीन प्रोटीन्स का इंतखाब करें। बीन्स, दालें ये भी, और चिकन ब्रेस्ट वगैरह इस तरह के आपने फैट का कम से कम यूज करें। फिर एक कॉम्प्लेक्स
कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्राउन राइस इज गुड ऑप्शन। ब्राउन राइस में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी बॉडी में देर तक रहता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और भूख आपको कम लगती है। और इसी तरह से ब्राउन व्हीट या गंदम जो है, गंदम, जौ का दलिया या जौ का आटा, गंदम का आटा, कोशिश करें कि सफेद आटा कम से कम यूज करें और खाली सफेद आटे की बजाय आप उसको मिक्स करके उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के, थोड़ा आटा जौ का मिक्स कर लें, थोड़ा आटा आप जो है वो ब्रान या दूसरा उसे उर्दू में क्या कहेंगे, बाजरा या कुछ इस तरह के मुख्तलिफ अनाज मिक्स करके आप अगर वो उस आटा बनाएंगे, रखेंगे और उसको गूंद के फिर उससे रोटी बनाएंगे तो वो आपको ज्यादा एनर्जी देगी और वो आपको मोटापे का बाइस भी नहीं बनेगी। तो रमजान इज अ गुड टाइम कि आप उसमें अपना वजन कम करें। और वजन कम किस तरह करें कि हेल्दी तरीके से करें, ऐसे नहीं करें कि आप यानी मसल आपका वेस्ट हो रहा है और आप जो है वो इस चक्कर में है कि वेट आप लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और पता चले आपको चक्कर आ रहे हैं, दिन में आप गिरे पड़े हुए हैं, हाइपोग्लाइसीमिक हुए हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपना वेट लूज करें। नो, दिस इज नॉट राइट फॉर यू। पकोड़े हमारे माशरे में, पकोड़े हमारे उसमें एक बहुत अच्छा वो ऑप्शन कंसीडर किया जाता है इफ्तारी में। खुदा का वास्ता है पकोड़ों को अवॉइड करें, इट्स फुल ऑफ फैट। बनाने भी हैं तो आप उनको एयर फ्रायर में या कुछ इस तरह से बनाएं जिसमें कम से कम ऑयल यूज हो। जो भी चीज आप यूज करें वो कम से कम ऑयल में हो, ठीक है ना। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आप यूज करें, लाइक चीज इज अ गुड ऑप्शन। बहुत ज्यादा खाना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप बहुत सारा ज्यादा चीजें खाते हैं तो अच्छा, मिक्स फ्लोर की जो मैंने बात की थी वो ये थी कि आप अगर ब्राउन आटा लेते हैं, ठीक है ना, बाजार में आप उनको बोलें कि ब्राउन आटा वो आटा होता है जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, ठीक है, जिसको बिना छिना आटा भी कह सकते हैं, यानी जिसमें भूस ज्यादा होती है, यानी उसको कम छाना जाता है, वो आटा लें। वो दैट इज फुल ऑफ फाइबर। उस आटे में थोड़ा सा जौ का आटा उसी की क्वांटिटी के मुताबिक, बहुत ज्यादा जौ नहीं, आप इसको 2/3 भी कर सकते हैं कि अगर आपने इतना ब्राउन आटा लिया उसमें आप इतना जौ का आटा या ओट वो डालें और इतना आप ब्राउन या बाजरे का आटा या और मतलब जो भी वटेवर अवेलेबल जो आप चक्की में जाके खुद उनसे पूछे और उनमें ऐड करवा सकते हैं। इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में रिटेन रहेगी और बॉडी को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। समोसे, पकोड़े, दीज आर जो ये वो होते हैं जो आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं लेकिन इसके साथ साथ फैट का की डेपोजिशन का बाइस बनते हैं, मतलब कि आपकी बॉडी में फैट जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये हेल्दी फैट जरूरी है, जैसे ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, नट्स वगैरह। थोड़े से नट्स आपने बहुत ज्यादा नहीं खाने, आपने, मैंने जैसे पहले बात की कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आप थोड़े नट्स लें, वो खाएं, एवोकाडो खाएं या ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल अगर आप यूज वैसे भी पिया करेंगे तो आपकी बॉडी में जो तमाम जो टॉक्सिक चीजें हैं वो निकल जाएंगी और बॉडी आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होगी। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ना, आजकल आप सुन रहे होंगे प्रोबायोटिक्स का बहुत ज्यादा वो है, नाम है। वो ये होता है कि आपकी बॉडी में जो भी आपके जो गट की सफाई का काम करते हैं ना, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी की सफाई का काम करते हैं। तो इसी तरह आप ऑलिव ऑयल लेंगे तो वो आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल वैसे भी पिया करें, जो कि मैं खुद नहीं पीती लेकिन आपको कह रही हूँ। तो अवॉइड शुगरी फूड और हाईली प्रोसेस्ड फूड जो है वो अवॉइड करें। जैसे मैंने बताया, बिना छिना आटा इज हाईली प्रोसेस्ड फूड। इसके अलावा वो जो जैसे बर्गर की पैटीज वगैरह होते हैं, बन होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हाईली प्रोसेस्ड फूड्स में आती है, जो बाजार में आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें ऐड की जाती है, which is not healthy and which causes you craving, और आप ज्यादा खाते हैं और आपको क्रेविंग होती है उसकी, तो उन चीजों को आप अवॉइड करें और अनहेल्दी फैट्स को भी अवॉइड करें, ठीक है। इसकी जगह बटर इज अ गुड ऑप्शन, और बटर में भी अगर आप एनिमल बटर जो है वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, जिसका ओरिजिन एनिमल हो, ठीक है ना। वो बटर आप उस तरह से यूज करें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मत लें, थोड़ी क्वांटिटी में लें। इसके बाद है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है कि सारा दिन हमारी बॉडी को पानी नहीं मिलता, राइट। हमारी बॉडी जो है एक स्टेट में चली जाती है विच इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो साइन और सिम्टम्स क्या है डिहाइड्रेशन के, या कैसे आपको पता चलेगा कि योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन? द कलर ऑफ यूरिन विल बी डार्क,
you will be having a concentrated urine, pale dark pale color हो जाएगा यूरिन का, बहुत concentrated यूरिन आएगा। और sometimes if you have infection also तो ये burning के साथ भी आ सकता है। और concentrated urine leads to burning और concentrated urine leads to infection, right? तो आपको ये है कि बार बार thirst यानी प्यास ज्यादा लगेगी, अगर आपने पानी सही नहीं पिया होगा तो दिन में आपको प्यास लगेगी। और इसके अलावा ये कि आपकी जो है वो हेडेक होगी, मसल क्रैम्प्स। क्यों रमजान में रोजे में हेडेक होती है? आपने अक्सर फील किया होगा कि हम ये समझते हैं कि शायद हम चाय पीते हैं, हमें उसकी क्रेविंग होती है, या हम एडिक्ट हैं कैफीन के। यस, कैफीन का भी होता है, एक रोल होता है, लेकिन इसके अलावा पानी की कमी की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है बॉडी में। तो जब डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन का साइन है हेडेक, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस और डार्क कलर यूरिन, ड्राई माउथ। आपके माउथ से भी पता चलेगा कि आप जो है वो माउथ ड्राई है। तो ये अब आपने क्या करना है कि जब आपने रोजा खोला था उसके बाद मुनासिब टाइम पे, थोड़ी तरावियों के बाद बेशक आप एक टाइम निकालें अपने लिए और वाटर, इनफ वाटर इनटेक करें। बेहतरीन बात तो ये है कि आप सहरी में मैक्सिमम वाटर यूज करें, खाना पीना कम करें। कुछ नहीं होता, लोग ये समझते हैं कि हम कम खाएंगे तो हमें चक्कर आएंगे और हम बेहोश हो जाएंगे, या कोई ऐसी बात नहीं। आप बुरा खाएंगे तब आपको चक्कर आएंगे, तब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, तब आप परेशान रहेंगे, तब आप डिहाइड्रेटेड होंगे और तब आपको ये सारे मसले मसाइल होंगे। तो सहरी में कोशिश करें कि आपने हेल्दी खाना है। पराठों की जगह अगर आप किसी और तरीके से, आप उसी जो आटा मैंने आपको कहा था रोटी यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके आप पराठे खाएं। और वैसे भी घरेलू खवातीन होने की हैसियत से भी हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने खानों में घी या थोड़े ऑयल में भी हम खाना पका सकते हैं। आपने एग फ्राई करना है तो उसको बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालकर भी आप फ्राई कर सकते हैं, ऑमलेट बना सकते हैं। तो ये आप कोशिश करें, ठीक है। कुछ लोगों को मैंने जैसे बताया ना कि हेल्दी फैट की जरूरत होती है आपकी बॉडी को, वो फिर हेल्दी फैट जैसे बीन्स में होते हैं या ऑलिव ऑयल में, तो वो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरी चीजों से। अच्छा, फिर ये है कि हमारा एम ये होना चाहिए कि हमने अपने मसल मास को प्रिजर्व करना है। ये नहीं कि वेट लूज करने के चक्करों में हमारा मसल मास जो है वो भी लूज हो रहा है, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और फिर कैन वी एक्सरसाइज ड्यूरिंग रमजान? और इन रमजान में एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको जिम बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप करें एक्सरसाइज जरूर, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज जिसमें डिहाइड्रेशन से अवॉइड किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा तेज तेज वॉक आप वॉक करें। वॉक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, स्पेशली इन रमजान। रमजान में खाली पेट के साथ आपका वॉक करना बहुत इफेक्टिव होता है और आप जल्दी वेट लूज करते हैं उसमें। तो आप वॉक जरूर करें, और लेकिन कोशिश करें कि एक्सपोजर ऑफ सन ना हो, क्योंकि उससे फिर आप डिहाइड्रेटेड होंगे, पसीने आएंगे आपको, एंड यू कैन फॉल एंड यू कैन मतलब आप फिर वो नुकसान आपकी बॉडी को पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जवाब दिया कि एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बल्कि एक्सरसाइज इज गुड इन रमजान। लिसन टू योर बॉडी, अपनी बॉडी को देखें और अपनी बॉडी के बारे में सोचें और अपनी बॉडी की आवाज सुने। आपकी बॉडी क्या कह रही है आपको? जैसे मैंने आपको बताई ये बात कि आपको मसल क्रैम्प्स होंगे। किसी का माइक खुला है, प्लीज देख लीजिए। तो अपनी बॉडी जो है वो उसको सुने और मॉडरेट स्लो ईटिंग करें, ठीक है। इनफ खाना खाएं, इतना खाएं कि उससे आपको, जैसे हदीस में भी है ना कि मोमिन जो होता है उसका वो अपने पेट को पूरे खाने से नहीं भरता, बल्कि वो जो है वो मतलब उसको चाहिए कि कुछ इस तरह से है कि मैं समराइज करूंगी इसको कि आपको एक 3 हिस्सा, मतलब अगर आपका स्टमक है तो 2 हिस्से आप भरें, 1 हिस्सा आप एम्प्टी रखें। जरूरी नहीं कि आप उसको फुल भरें, ठीक है ना। इट्स लाइक अ बॉटल के आप फुल भरें और उसका फिर उसमें जगह नहीं रहेगी हवा की, और फिर इस तरह फिर आपको ब्लोटिंग होगी, ठीक है ना। तो बजाय इसके कि अपनी बॉडी को फुल भरने के, आप भूख रख के खाएं और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, स्लो ईटिंग करें। एकदम से दबड़ आप जब खाते हैं ना तो बहुत ज्यादा आप खा जाते हैं, उसकी जगह आप 32 टाइम्स, आपके 32 दांत हैं, 32 टाइम्स च्यू करने की कोशिश करें कि आप 32 दफा उसको च्यू करें खाने को, मतलब स्वॉलो करने से पहले।
तो ये चीज है। पोर्शन साइज का ख्याल रखें। आपने अगर अपनी प्लेट बनानी है, कोशिश करें उसमें एक साइड पे वेजिटेबल्स हो, सैलेड हो, एक साइड पे आपने अगर थोड़ा सा चावल लिया या छोटी सी रोटी। रोटी अक्सर लोगों की बिल्कुल इतनी होती है जो वेट लूज करना चाहते हैं। मेरी डाइटिशियन मुझे बताती है कि ये मेरी रोटी का साइज है, जस्ट लाइक दिस। तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि बहुत बड़े बड़े साइज जो है वो नहीं होने चाहिए आपकी रोटी के, और बहुत बड़ी बड़ी जो है वो पोर्शन साइज नहीं होना चाहिए, उसको कंट्रोल रखना चाहिए। और साइकोलॉजिकली भी होता है कि आपने प्लेट का साइज अगर बड़ा लिया है तो उसमें खाना आप जितना डालेंगे आपको वो थोड़ा ही लगेगा। तो छोटी प्लेट में खाएं, उससे ये होगा कि आपको जल्दी फुलनेस होगी, आपको लगेगा कि आपने ज्यादा खा लिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहा कि जैसे आपने अटेंशन पे करनी है अपनी बॉडी के ऊपर कि वो क्या कह रहा है, उसको सुने, अपने यूरिन का कलर चेक करें और उसके मुताबिक फिर एक्ट करें। अच्छा, हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग? कौन से वो लोग हैं जो कि फास्ट ना, जिनको नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, जो भी अगर आप किसी डिजीज का शिकार है तो यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट। अपने डॉक्टर से मिले। इफ यू आर डायबिटिक और इफ यू आर हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है, आपका शुगर लेवल ज्यादा है, तो यू हैव टू गो बिफोर रमजान कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करें जिनमें आप अपने डॉक्टर से बात करें और आप उनसे अपने इंसुलिन लगाने का तरीका सीखें और इंसुलिन की टाइमिंग्स एडजस्ट करें। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो कौन से लोग हैं जो एग्जम्प्टेड है फ्रॉम फास्टिंग से? मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पर्सनली आप अच्छी हेल्दी डाइट रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ब्रेस्ट फीडिंग से कोई इफेक्ट पड़ सकता है आपकी सेहत को, तो आप बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। बेशक रोजे वो रखें जरूर, लेकिन गैप दे के रखें इस तरह से। जो लोग डायबिटिक हैं उनको भी अपनी मेडिसिन वगैरह के बारे में ध्यान देना है। क्रॉनिक रीनल फेलियर के जो पेशेंट हैं या फिर जो गुर्दों की बीमारी का शिकार हैं, चाहे वो अक्यूट है चाहे वो क्रॉनिक है, मतलब जिनको अभी अभी गुर्दों की बीमारी डायग्नोज हुई है, या वो लोग जो कि बहुत अरसे से गुर्दों की बीमारी का शिकार है, उनको भी रोजे एहतियात से रखने की जरूरत है। इसके बाद फिर ये कि जी मारिया, क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगी, मैं बताती हूँ। मदर फीड का यही है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें आप, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो। जी आप थोड़ा सा फेस को कवर कीजिए, मैं फेसबुक पे लाइव डालने लगी हूँ 1 मिनट के लिए। किसके लिए? फेसबुक लाइव 1 मिनट के लिए डालने लगी हूँ। मास्क लूंगी, फेस मास्क लगाऊं? जी जी, मास्क लगा लें, फेस मास्क लगा लीजिए। वो मैं फेस अच्छा ठीक है, मुझे ठीक है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अमल की टीचर का कॉल आ रहा है। नहीं बेटे, मैं टीचर का कॉल नहीं है। हेलो, थैंक यू। हेलो, जी जी, स्टार्ट कीजिए। जी मैं आपको क्या बता रही थी, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। तो हाँ जी, मदर फीड का पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि मदर फीड का बताएं। तो मदर में ये कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं वो इट्स नॉट अ मस्ट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है रमजान उनके लिए, वो रमजान में रोजे रख सकती हैं। बट ये है कि वो अपनी डाइट, जो मैंने कहा हेल्दी डाइट लें, सहरी में हेल्दी डाइट लें, और इसके अलावा ये कि रमजान में वो पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें सहरी से पहले पहले तक। और इसके बाद फिर ये कि वो अपने विटामिन्स वगैरह लें, तो इट्स नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, यानी बिल्कुल कतई मना नहीं है, बस देख लें, आप अपनी कंडीशन को देखते हुए आप कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि जो डायबिटिक लोग हैं वो, और जिनको गुर्दों की बीमारी का मसला है वो, और इसके अलावा ये कि जो एक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हैं, यानी जो आप कह सकते हैं कि बुलिमिया नर्वोजा या कुछ इस तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आप जो है वो बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, तो इन लोगों को भी ख्याल करना चाहिए थोड़े से रोजे का, और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएं और फिर उनको नुकसान पहुंचे। वो लोग जो 65 से अबव हैं
जो लोग 65, प्लीज अभी क्वेश्चंस मत कीजिए, आई कैन नॉट सी, मुझे, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे एक दफा टॉपिक कंप्लीट करने दें, मैं उसके बाद फिर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी, ठीक है, देखूंगी क्वेश्चंस और मैं आंसर दूंगी, तो आंसर दूंगी मतलब क्वेश्चन दूंगी। तो पीपल ओल्डर देन 65, वो लोग जो 65 से अबव हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना जो है यानी कि डॉक्टर से मिलकर अगर वो रख सकते हैं रोजा तो रखें, लेकिन कोशिश ये करें कि उनके लिए अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है कि वो बेशक फिदिया वगैरह दे दें और रोजा ना रखें। मैं तो नहीं कह रही कि वो ना रखें, लेकिन ये कि अपने डॉक्टर से जरूर वो रुजू करें। और anyone who has been told not to fast by their healthcare practitioner, वो लोग जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि they should not fast, they should not fast, ठीक है, डॉक्टर से मिले जरूर, उनसे बात करें, और अगर आपके डॉक्टर आपको परमिशन देते हैं तो फिर आप जरूर रोजा रखें, लेकिन बगैर डॉक्टर की परमिशन के आप रोजा नहीं रखें। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेकंड हाफ की तरफ, विच इज आवर रमजान एंड डायबिटीज। जब ऐसी दवाइयां कुछ होती हैं जो हम डे टाइम में लेते हैं, हिरा इट्स डन, मैं उतार दूं मास्क। तो रमजान और डायबिटीज जो है ना, इसमें ये है कि टेक द बोलस डोज विद इफ्तार, कि आपको अपनी इंसुलिन जो है उसकी, अगर आप इंसुलिन पे हैं और आपका ब्लड शुगर यानी कि ज्यादा होता है, तो आपको क्या करना है उस सूरत में, ये है कि आप अपनी इंसुलिन की डोज स्किप नहीं करेंगे, लेकिन आपने एक तो फ्रीक्वेंट जो है ना चेक करनी है ब्लड शुगर, कि बार बार आप ब्लड शुगर चेक करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपने अपना जो मैक्सिमम इंसुलिन की डोज आपने इफ्तार में लेनी है, क्योंकि इफ्तार के बाद सहरी तक आपको खाने का विंडो मिलेगा, उसमें आप खाएंगे, तो उस दौरान में ये है कि आपने क्या करना है कि आप बार बार फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेक करते रहें। अगर आप दिन में 3 दफा कर रहे थे, 4 दफा करें, हर 2 घंटे बाद करें, इस तरह से, ठीक है। और इफ्तार में आपने मैक्सिमम डोज ली, अपनी डोज जो है वो डॉन वाली, प्री डॉन वाली या सहरी वाली डोज जो है उसको कम कर दें, ठीक है, जो सहरी की आपकी डोज होगी उसको आप कम कर दें। और इसके, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से, खुद से नहीं करना आपने, डॉक्टर से, या अगर आप खुद भी नहीं है लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, डायबिटीज का शिकार है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज का शिकार है, तो उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से मिलें, और डॉक्टर से मिलने के बाद फिर वो अपनी इंसुलिन की डोज को अमेंड करवाएं, ठीक है। और जो इफ्तार वाली इंसुलिन है वो ज्यादा होगी उनकी, जो सहरी वाली इंसुलिन है वो कम होगी, और लंच वाली इंसुलिन जो है वो जो पहले लंच लेते थे वो स्किप हो जाएगी, वो ऑफ कोर्स स्किप होगी, क्योंकि आपने लंच में इंसुलिन लेंगे तो आप हाइपो में चले जाएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। हाइपो में हम कब जाते हैं, क्या होता है हाइपो, होता क्या है, जब आप आपकी बॉडी में ब्लड शुगर होता है, और जब आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं तो वो ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन बाहर से ली जाती है, डायबिटिक्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना रही, उनको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत है। अब जब वो इंसुलिन जो है वो जब आप लेते हैं तो एकदम से आपका ब्लड शुगर जो है वो कम होगा। हाई इंसुलिन का काम क्या है कि वो हाई ब्लड शुगर से कम करे, तो वो हाई नहीं होने दे ब्लड शुगर को, और ग्लूकागोन जो है वो लो कर देती है ब्लड शुगर को, ठीक है, वो बिल्कुल लो नहीं होने देगी। तो ये है कि इन दोनों हार्मोन्स के जो एक्शन से आपका ब्लड शुगर लो हो जाएगा, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, और हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की वजह से क्या होगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया में जाने की वजह से कपकपी तारी हो जाएगी, पैल्पिटेशन जिसको कहते हैं, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, जिस्म कांपना शुरू हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपको जो चक्कर आएंगे, एंड यू मे फेंट, आप बेहोश हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि आपने इंसुलिन जो है वो अवॉइड करनी है, जोहर वाली या लंच वाली इंसुलिन आपने अवॉइड करनी है, ताकि आप जो है वो मतलब हाइपो में ना जा सकें, ठीक है। और अगर सपोज आपका रोजा है, यू आर इन इंसुलिन और यू आर डायबिटिक, आप अगर फील कर रहे हैं कि आपको चक्कर आ रहे हैं, पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है, हाथ पांव कांपना शुरू हो गए हैं और आप गिर सकते हैं, तो आपको अपना फास्ट ब्रेक करना है, ठीक है, और ब्लड शुगर चेक करना है और उसके मुताबिक आपको एक्ट करना है। अच्छा, ब्लड शुगर लो होना भी डेंजरस है, ब्लड शुगर हाई होना भी डेंजरस है।
एक तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार है, आपकी बॉडी में पानी नहीं जा रहा, ठीक है, आप अपने आप को तो वेल फील कर रहे हैं, आप कहते हैं आप रख सकते हैं रोजा, बट यू आर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक। तो आप क्या करेंगे कि जब आपकी बॉडी में पानी नहीं होगी तो उसकी कमी की वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी का ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाएगा, विच इज कॉल्ड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नाउ हियर इट इज अनदर इमरजेंसी। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है ये वो इमरजेंसी है जिसमें ब्लड शुगर 500-600 से भी ज्यादा हो सकता है, और इसमें हम ड्रिप्स देते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर्स हैं वो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, इट्स एन इमरजेंसी। ये इमरजेंसी होती है और आपको ब्लड शुगर जो है वो आपका लो किया जाता है ग्रेजुअली, एकदम से नहीं, ग्रेजुअली इंसुलिन आपको दी जाती है ड्रिप के थ्रू, जिसमें आपको ड्रिप के साथ शुगर भी दी जाती है और इंसुलिन भी, जिससे वो आपका ब्लड शुगर जो है मेंटेन होता है। आपकी बॉडी जो है वो पानी की कमी का शिकार हुई थी, वो अब जो है पानी की कमी पूरा करती है आहिस्ता आहिस्ता से, बाहर से जो ड्रिप होती है वो। तो ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया, दीज टू आर मेडिकल इमरजेंसीज। इसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम मैंने आपको बता दिए। इसी तरह डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी मसल क्रैम्प हो सकता है, आपको सीवियर हेडेक हो सकता है, और आपका ब्लड शुगर वैसे कुछ भी ना हो आपको, लेकिन व्हेन यू चेक, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर चेकिंग, बिकॉज वी वांट टू चेक इज इट लो और इज इट हाई, राइट। तो अगर ये हाई हो जाएगी ना ब्लड शुगर, तो उससे आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकते हैं। फिर आपका यूरिन चेक होगा, उसमें कीटोन्स आएंगे जो कि डिहाइड्रेशन की अलामत है कि आपकी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो गई, कीटोन पॉजिटिव, एंड यू आर इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। समटाइम्स यू आर नॉट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, लेकिन आप कीटोन्स आपकी बॉडी में नहीं है, लेकिन स्टिल यू आर हाइपरग्लाइसीमिया, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ब्लड शुगर है, 500, 600 या 400 से भी ज्यादा, 450, ऑल्सो मेडिकल इमरजेंसी। अगर इतने भी आपकी बॉडी में है तो उसमें ये है कि आप, और कीटोन नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो हाइपर ऑस्मोलर है, मतलब एक और कंडीशन है जिसमें कीटोन्स नहीं है लेकिन आपकी बॉडी स्टिल हाइपरग्लाइसेमिक है, अगेन इट्स एन इमरजेंसी, यू हैव टू बी इन द हॉस्पिटल एंड यू हैव टू गेट मेडिकल केयर, राइट। तो ये बातें आपने इनका ख्याल रखना है। और मैंने आपको 3 बातें अभी तक बताई है कि इफ्तार की डोज इंक्रीज होगी आपकी, सहरी की डोज लो होगी आपकी, और लंच की डोज स्किप होगी, ठीक है। इसी तरह से दवाइयां जो है, शुगर की दवाइयां, वो भी आप अपने डॉक्टर से मिलकर उनको अमेंड करवाएंगे, इसीलिए बहुत जरूरी है रोजे से पहले अपने डॉक्टर से मिलना आपको। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया, इंसुलिन हमने अमेंड कर ली है, और मोर फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर्स, में अगेन एंड अगेन एक ही बात कर रही हूँ कि मोर फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर्स आपको चेक करना है। और इसके अलावा प्री मिक्स्ड इंसुलिन जो है वो अवॉइड की जाएगी, जैसा मिक्स कार्ड है, कोई अगर मिक्स कार्ड है तो उसमें प्री मिक्स्ड इंसुलिन को अवॉइड किया जाता है। अब इंसुलिन की भी टाइप्स होती है ना, आपके लिए जानना जरूरी नहीं, लेकिन जस्ट मैं एक बात कर देती हूँ कि जैसे लेंटेस वो इंसुलिन है जो रात को ली जाती है, एंड इट एक्ट्स 24 आवर्स, वो आपका ब्लड शुगर जो है वो 24 घंटे तक वो यानी कम करेगी, वो फौरी तौर पे आपका ब्लड शुगर कम नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे आपका 400 ब्लड शुगर है तो आपको लेंटेस से कोई फायदा नहीं, आप लेंटेस की जितनी भी डोज लगा लेंगे वो आपका ब्लड शुगर कम उस वक्त नहीं करेगी, बल्कि वो बाद का शुगर जो है वो कम करेगी, नेक्स्ट डे का। तो आप लेंटेस इसीलिए रात को लगाई जाती है क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है और वो बाद में जाके एक्ट करती है। जबकि जो दूसरा है शुगर, एक्सक्यूज मी, इंसुलिन जो है दूसरी मिक्स स्टार्ट और ऐसी इंसुलिन जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, यानी फौरी तौर पे आप खाने से पहले कौन सी इंसुलिन लेते हैं जो आपकी बॉडी में फौरी तौर पे एक्ट करती है और ब्लड शुगर को फौरी तौर पे ड्रॉप करती है। इसीलिए इफ्तारी से पहले जब आप इंसुलिन लेते हैं वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को ड्रॉप करेगी फौरी तौर पे, और वो होती है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, मतलब वो जल्दी एक्ट करने वाली होती है। अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया में हैं तो आपको शॉर्ट एक्टिंग या रेगुलर इंसुलिन दी जाती है, मगर वो अंडर स्पेशलिस्ट केयर या हॉस्पिटल केयर के साथ दी जाती है, इस तरह से नहीं। लेकिन अगर आप खुद से भी अपना थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा है तो आप उसमें, अगर आप स्लाइडिंग स्केल में, स्लाइडिंग स्केल क्या होता है इंसुलिन का, कि आपको 2-2 यूनिट जो है ना वो इंक्रीज करनी है इंसुलिन आपके अपने ब्लड शुगर के मुताबिक। सपोज आपके डॉक्टर ने स्लाइडिंग स्केल स्टार्ट किया 180 से, यानी आपका ब्लड शुगर था 180 से 200 तक आपको उन्होंने कहा है कि आपने 2 यूनिट लगाने हैं, तो यू विल टेक 2 यूनिट्स, ओके। और उसके बाद फिर अगर आपका ब्लड शुगर आता है 220, तो 180 से लेकर स्टार्ट हुई 200 तक, 200 से 250 तक फिर 2 यूनिट इंक्रीज होगी, 251 यानी 251, फ्रॉम 251 अंटिल
300 you have to get another 2, तो अब कितने हो गए? 2 + 2 4 यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब 301 से 350 तक आपके 6 यूनिट्स होंगे इस तरह से। और आगे मतलब आप, मेरा कहने का मकसद सिंपल वे में है कि आपको पता होना चाहिए, या आपको अपने पेरेंट्स के लिए पता होना चाहिए कि आपने शुगर जो है उनको अगर ज्यादा हो तो किस तरह से उनकी इंसुलिन जो है वो अमेंड की जा सकती है 2-2 यूनिट के हिसाब से। जस्ट फॉर एन आइडिया आई एम गिविंग यू, डजंट मीन कि आप वो करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा किया जाता है और ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये तो हो गई, drink, again I'll tell you, drink plenty of sugar free decaffeinated drinks। वो ड्रिंक्स जिनमें कैफीन है उनको अवॉइड करें, क्योंकि कैफीन फिर डिहाइड्रेशन कॉज करेगी, ठीक है ना। कैफीन क्या होता है कि वो डायूरिसिस करती है। टी, कॉफी, टी जब आप पीते हैं तो यूरिन, आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है, तो वो डायूरिसिस होती है, तो मेरा ज्यादा यूरिन आता है उनकी वजह से। तो वो ड्रिंक्स अवॉइड करें, उनकी जगह पे सिंपल प्लेन ड्रिंक्स लें, ताकि आपकी बॉडी में जो पानी की मिकदार बराबर रहे, बहुत ज्यादा आपको यूरिन ना हो और आपकी यानी बॉडी से एक्सक्रीट ना हो, बल्कि योर बॉडी विल मेंटेन दिस वाटर, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट ईट। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली रमजान की। इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी मैं टच कर लेती हूँ कि जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर वो ब्लड प्रेशर की गोलियां जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे तो हो सकता है लो बीपी हो जाए, हो सकता है हाई बीपी हो जाए, क्योंकि खाना वाना तो वो खा नहीं रहे, तो फ्लूइड भी वो नहीं ले रहे। ब्लड प्रेशर में ज्यादा इफेक्ट फ्लूइड का होता है, तो इस तरह से उनका ब्लड प्रेशर लो या हाई हो सकता है। तो उनको भी चाहिए कि वो अपने डॉक्टर से मिलकर अपने जो मेडिसिन को अमेंड करें और उसके मुताबिक फिर वो एक्ट करें। और अब ईद आ जाती है, डू नॉट फॉरगेट ईद। ईद को मत भूलें। ईद पे आपने ये नहीं कि आज ईद है रोजा नहीं है तो आप एकदम से खाना शुरू कर दे, उससे आपका पेट खराब होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, आपकी बॉडी का निजाम खराब होगा और आप एक्सेसिव फैट वगैरह रिटेन करना शुरू कर देंगे और उसका कोई फायदा नहीं। आपने एक आदत बना ली, एक हैबिट बन गई आपकी एक हेल्दी डाइट की, तो उसको मेंटेन रखें थ्रू आउट द ईयर, कोशिश करें, ठीक है। ऐसा आप अपनी रूटीन रखें कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैंने बात की, उसमें आप मैक्सिमम 2 या मैक्सिमम 3 शॉर्ट मील्स लेते हैं, तो आप इसी तरह से कोशिश करें कि आप जो है शाम पहले मगरिब से पहले आप खाना खा लें। लाइक 6 बजे अगर मगरिब होती है तो आप 5 साढ़े 5 तक खा लें, 7 बजे होती है तो 6 तक खा लें। उसके बाद आप रात में कुछ ना खाएं सुबह तक, ठीक है। ज्यादा हो आप कहवा पी लें, पानी पी लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बोले भी कि आप ये प्लीज ये खा लें, ये शुगर खा लें, ये खा लें, तो आप उसको अवॉइड करें। मैं क्यों कह रही हूँ कि इफ्तारियां अवॉइड करें? बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि रात में आपको ज्यादा एक्सेसिव चीजें नहीं खानी। जब आप इफ्तारी में जाते हैं आप इनकार नहीं कर सकते, फिर आप एक्सेसिव खाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन चीजों को अवॉइड करें। तो ईद में आपने अपनी वही रूटीन रखनी है और कोशिश करें कि अपने भूख रखते हुए खाएं, मैदे को जितना। देखिए, नींद और भूख ये 2 चीजें हैं जो कि आपके इख्तियार में है। भूख आप जितना ज्यादा यानी अपने मैदे को छोटा करेंगे वो उतना श्रिंक हो जाएगा, जितना बड़ा करेंगे वो उतना बड़ा हो जाएगा। कि आप इतना ज्यादा खाएंगे तब भी आपका पेट नहीं भरेगा, और समटाइम्स आप इतना सा खाते हैं तब भी आपका पेट भर जाता है। वो क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली हमने अपने मैदे को बड़ा और छोटा किया होता है, ठीक है। कोशिश करें कि अपने मैदे को आप छोटा करें मैक्सिमम, और भूख रखते हुए खाएं, शॉर्ट मील खाया करें, वक्फे से खाएं। और इससे आप ये कि और बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट लें, इससे आपकी बॉडी जो है ऑप्टिमम हेल्थ अचीव करेगी। सो दिस वाज माय मैसेज, ओके। और सबसे पहली बात, रमजान स्टार्ट होने से पहले भी सदका दें, रमजान में भी दें, और रमजान के बाद ईद में सदका फितर के फॉर्म में भी सदका आप दें, वैसे भी दें। सदका बलाओं को टालती है, आपकी सेहत को ठीक रखने में मदद देती है, इसीलिए आप सदका जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें। खास तौर पे जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है या और किसी बीमारी का शिकार है, वो रमजान शुरू होते ही सदका निकालें, ताकि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे और रमजान खत्म होने के बाद भी शुक्राने का सदका अदा करें। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा और आप लोगों को मेरी बातें समझ आई हैं। अब आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर मैं आंसर कर सकी तो मैं जरूर करूंगी और मुझे खुशी होगी। थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने का। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं या आपके क्वेश्चन आंसर्स को रिकॉर्ड होने दूं? आप इस बारे में मुझे अपनी राय से कहा कीजिए।
मेंबर्स प्लीज, आपसे होस्ट पूछ रही हैं रिकॉर्डिंग आप करवाना चाहते हैं या आप चाह रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस ऑफ रिकॉर्डिंग हो? जी आप लिख के जवाब दे सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। जी ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Are you hearing me? जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाब दिया है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, एक्चुअली मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि दो फूड्स को मतलब आपस में मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, जैसे एप्पल जो है वो और मिल्क, उसको आप मिल्क शेक नहीं बनाना चाहिए, उसको आप एप्पल को सेपरेट खाएं और मिल्क को सेपरेट पिएं, क्योंकि कैल्शियम और आयरन जो है वो एक दूसरे को एब्सॉर्ब करने में हेल्प नहीं करते। तो क्या इसमें क्या हकीकत है कि वाकई ऐसा है? मैं आपको ये बात करती हूँ जी, मैं आपको ये बताऊंगी कि देखें, जो एलोपैथिक मेडिसिन है ना, जो हमारी मेडिसिन है, उसमें ये है कि आप कि जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आयरन और कैल्शियम वगैरह, जो अगर आप मैं टैबलेट के हवाले से बात करूंगी कि आप जैसे मिसाल के तौर पे गोलियां खा रहे हैं, आयरन की गोलियां, आपको दूध के साथ आयरन की गोलियां नहीं खानी, या फिर आयरन की गोलियां आपको चाय के साथ नहीं खानी, ठीक है? क्योंकि उसमें दूध, चाय में दूध होगी, दूध वाली चाय के साथ आपको आयरन की टैबलेट्स नहीं खानी, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। जो चीज आप ले रहे हैं ना, जैसे आयरन आप ले रहे हैं, तो वो जो है वो कैल्शियम उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगी और आयरन की एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होगी, तो विच विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू टू टेक। तो शायद इसी वजह से आप कह रही हैं कि मिल्क और एप्पल को मिलाकर, लेकिन मिल्क एंड एप्पल को एज सच कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि मिल्क में और भी तो चीजें हैं, और उसमें भी, एप्पल में भी और चीजें, आप मिल्क शेक बना के ले सकते हैं। इट्स नॉट एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, बट यू डोंट हैव टू टेक आयरन विद मिल्क। मतलब आयरन की टैबलेट्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, वो आप मिल्क के साथ नहीं लें, या मतलब ये कि इस तरह की कोई और चीज जो कि मेडिसिन फॉर्म में हो। वैसे मिल्क को एप्पल के साथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जैसे डेट्स हैं, उनका भी तो शेक बनाते हैं, डेट्स में आयरन होता है और दूध में कैल्शियम होता है, तो इट्स मीन कि मतलब इनको भी हम नहीं मिल्क शेक बना के पी सकते? तो नहीं काफी नहीं, बना कंफ्यूजन सकते हो हैं, गई बिल्कुल थी। बना सकते हैं। नहीं, कंफ्यूज मत हो आप, वो मेडिसिन के लिए है बना, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी में होती है ना मेडिसिन में, आपको दी जाती है और वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि आयरन की टैबलेट के साथ दूध मत पिए। शायद इसकी वजह से किसी ने ये बात बनाई है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। आपने, क्योंकि देखें डेट्स अगर है तो उसमें आयरन बिल्कुल थोड़ी मिकदार में होगी, बहुत निग्लिजिबल क्वांटिटी में। उसके साथ जो दूसरी जो चीजें हैं और मिनरल्स, वाइटामिन, वो भी, और दूध में भी है और चीजें, तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं ले सकते। अच्छा, मेरा एक और भी क्वेश्चन है कि आप मुझे प्लीज गाइड कीजिएगा, क्योंकि आजकल जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ये कैंपेन चलाई जा रही है कि जो फ्रेश मिल्क है वो ऑथेंटिक वे से हमारे पास नहीं पहुंच रहा और उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया वगैरह और ये मतलब बीमार करता है, इसलिए हमें टेट्रा पैक चूज करना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि कौन सा मिल्क बेटर है, फ्रेश मिल्क या फिर टेट्रा पैक? आपकी आंखों का मिल्क, जो आपकी आंखें देखें, मुझे नहीं पता कि आप मिल्कमैन आपके पास किस तरह से मिल्क लेकर आता है, ठीक है? वो जरूरी नहीं कि हम देखिए सब कुछ, हम सब हर एक के ऊपर सब कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे जो है मिल्कमैन हो सकते हैं कि वो काफी सारे डिसऑनेस्ट हो, तो बहुत सारे ऑनेस्ट भी होंगे। काफी सारे जो इंजेक्शंस लगा के मिल्क लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि नेचुरल तरीके से मिल्क लेते होंगे, ठीक है? पेस्चराइज्ड मिल्क का बोला जाता है कि वो जो है वो ज्यादा क्योंकि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाया जाता है, तो इसलिए उसको, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो ज्यादा जो है मतलब बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो आपका गवाला जो है वो अगर मिसाल के तौर पे गंदे तरीके से मिल्क निकाले और ये सेहत की उनके प्रिंसिपल्स का ख्याल ना रखते हुए करें, तो फिर उसकी निस्बत जो है वो पेस्चराइज्ड मिल्क बेहतर है। तो अगर आपको अपने गवाले पे ट्रस्ट है और इफेज यानी आप समझती हैं कि वो ऑनेस्ट बंदा है, उसका दूध अच्छा है, तो यू कैन यूज दैट आल्सो। मगर ये कि चूंकि लेबोरेटरी में बनने वाली चीजें आपको पता होती हैं, उनको रिसर्च के बाद बनाया जाता है और वो आपकी आंखों के सामने होती है, इसलिए आप ज्यादा कह सकते हैं कि पेस्चराइज्ड मिल्क इज बेटर देन अदर्स। दिस इज द रीजन। रेस्ट अप टू यू, आप जो भी यूज कर सकते हैं वो आप देखें उसके मुताबिक, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। मिक्स आटे का मैंने ये बताया था नुशावा
कि मिक्स आटा जो है ना, मैंने कहा था ये आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप 2 किलो या 1 किलो की अगर आप बात करते हैं, 1 किलो में 4 कप्स होते हैं, अगर आप मिसाल के तौर पे 2 कप आप ब्राउन आटा डालते हैं, या वो आटा जिसमें फाइबर होता है, भुस वाला आटा जो होता है, या आप अपने चक्की वाले को बोले कि आपको ब्राउन आटा चाहिए, वो आपको ब्राउन आटा देगा, सफेद आटा नहीं। सफेद आटे में क्या होता है कि वो छन के जब उसको जब जो असल में ब्राउन आटा होता है ना, उसको जब छाना जाता है, बहुत ज्यादा दफा छाना जाता है, तो सफेद आटा निकलता है। तो इस छानने में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो पीछे रह जाते हैं, फाइबर्स पीछे रह जाते हैं, और हमारे पास जो है वो रिफाइंड आटा आता है। ठीक है, तो रिफाइंड आटे की निस्बत हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स स्टार्च यूज करें। तो कॉम्प्लेक्स स्टार्च यूज करने के लिए वजह से हम बोल रहे हैं कि आपने जो है वो वाला आटा यूज करना है जो कि मिक्स्ड होता है। उसमें आप जौ का आटा भी मिक्स करवा लें। मैंने जैसे 4 कप की बात की, अगर 4 कप आटा आपने लिया, उसमें 2 कप आपने ब्राउन आटा लिया, तो 1 कप आप जो है जौ का आटा मिक्स करवा लें, 1 कप आप बाजरे का या कोई भी आटा, जो भी और भी कोई अनाज होंगे जिनके हो सकता है जिस वक्त नाम नहीं याद आ रहे हो, वो आप मिक्स कर लें। तो मिक्स आटा इज बेटर ऑप्शन देन रिफाइंड आटा, ये मैंने कहा था। जी वैया की और कोई क्वेश्चन आपके हैं? चलें ठीक है, मेरे ख्याल में अब अगर और क्वेश्चंस नहीं है या किसी ने कोई सवाल नहीं करना, तो आई होप को कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप अपना फीडबैक दे सकती हैं। हिरा जी ने इस पे फीडबैक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पे दें। और वैसे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो कर सकते हैं। जी नौशाबा, आपने क्वेश्चन किया है कि मुझे खाली पेट से सर दर्द हो। मैंने आपको बताया था ना कि खाली पेट से सर दर्द नहीं होता, वो होता ये कि या तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाती होंगी तो उसकी वजह से सर दर्द होता होगा, या फिर आप जो है वो, एक मिनट ठहरे, या तो आप यानी खाली पेट होने की वजह से आपका हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उस वजह से आपको हेडेक, उसका एक सिम्टम है, हो सकता है। दूसरा ये कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको हेडेक होता है। मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि पानी जो है, पानी की कमी की वजह से आपको हेडेक होता है। ठीक है, और कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को कैफीन की आदत होती है, चाय की आदत होती है, कि हम लोग तो बार बार चाय पीते हैं, डॉक्टर्स जो है वो पढ़ाई के लिए भी हमें शुरू से आदत होती है, तो फिर हम लोग को उस वजह से भी कि डीकैफिनेटेड जब हमारी हो जाती है डाइट, तो हमें हेडेक उसकी वजह से भी हो सकता है। और बेसिकली होता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, कि आपको पानी की शदीद कमी होने की वजह से। उसका हल ये है कि आपने इफ्तारी में पानी ज्यादा पीना है, इफ्तारी के बाद, तो उस टाइम पे आप नहीं पीना चाह रहे तो बाद में आप सिंपल इफ्तारी खाएं और उसके बाद आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें। सहरी में योगर्ट या दही आप लाजमी खाएं। योगर्ट या दही जो उसमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखते हैं। और इसके अलावा ये कि आपको डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बचाते हैं, थर्स्ट आपको नहीं लगती, प्यास आपको। बेटा आज टीचर आपकी नहीं आएंगी, उनको मैसेज आया था, अच्छा सॉरी। तो ये कि वो फिर आपको जो है ना, मतलब प्यास वगैरह आपको नहीं लगती और फिर उससे आपको बचाती। तो प्रोटीन भी होता है उसमें, तो दही इज अ गुड ऑप्शन, सो यू कैन यूज दही। और इस तरह की इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको फिर दर्द नहीं होगा। ठीक है, पानी का अपना ख्याल रखिएगा और सहरी में मुनासिब खाना लीजिएगा। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, मेरा एक मैं क्वेश्चन था। जी जी मुझे ही पूछना ये था कि जैसे लो कार्ब डाइट लेते हैं या कीटो की डाइट लेते हैं, जब अगर जैसे मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है, तो उससे कोई फायदा जी होगा इस लो कार्ब देखिए या वो कीटो फिर डाइट में? और अगर ये डाइट, सॉरी, कीटो डाइट जो है वो, उसके बहुत सारे हेल्दी वो भी हैं, फवाइद भी हैं, तो बहुत सारे उसके हैजर्ड्स भी हैं। ठीक है ना, वो फिर आपको एक्सपर्ट से, डाइटिशियन से रुजू करके फिर करनी चाहिए। मैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर या जनरल हेल्थ केयर आपको मैं इस तरह से नहीं वो कर सकती, बिकॉज वी डोंट यूजुअली रिकमेंड कीटो, क्योंकि कीटो में आपको हैवी जो है वो फैटी डाइट लेने का कहा जाता है, और वो बहुत ज्यादा, फिर अगर आप जरा सा भी इम्बेलेंस कर लें उसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो आपको हैजर्ड, आपकी बॉडी के लिए नुकसान दे
साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में इतना ज्यादा आपको गाइड नहीं कर सकूंगी। आप डाइटिशियन वगैरह से पूछ कर फिर वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका मेडिकली आपको बता दिया है कि जो कीटो जो है वो उसका ये मसला है। और दूसरा किसी ने पूछा था, एक मिनट ठहरे, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। यूरिन को चेकआउट कैसे करना है? यूरिन का कलर आप देखेंगे ना, अगर आपने डिहाइड्रेशन के लिए चेक करना है और अगर आपने कीटोन्स के लिए चेक करना है तो फिर कीटोन्स की स्टिक होती है, यूरिन की स्टिक होती है, यूरिन डिप स्टिक कहते हैं उसको, ठीक है। यूरिन जैसे वो दूसरी वाली स्टिक्स होती है ना यूरिन की, उसी तरह से ये स्टिक होती है जिसको यूरिन डिप स्टिक कहते हैं। उसको आप यूरिन में थोड़ा डिप करेंगे तो वो आपको कीटोन का बताएगी कि कीटोन पॉजिटिव है। ये डायबिटिक जो कीटोन डाइट करते हैं उसमें भी वो चेक करते हैं कि कीटोन्स आपकी यूरिन में आ रहे हैं कि नहीं। अगर आप डायबिटिक हैं और कीटोन्स आपकी यूरिन में पॉजिटिव है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, फौरी तौर पे फास्ट को ब्रेक करने की जरूरत है, रोजा तोड़ने की जरूरत है और आपको जाके अपना जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। और वैसे डिहाइड्रेशन के लिए कंसंट्रेटेड यूरिन है वो क्या होता है, जो कि ज्यादा पेल कलर होगा, ज्यादा डार्क कलर होगा, ऑरेंजिश कलर हो जाएगा यूरिन का, तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है, तो आप उस तरह से चेक कर सकते हैं। ये हो गई बात। और गैस की प्रॉब्लम के बारे में बात लिखी है किसी ने, गैस का प्रॉब्लम है डायबिटिक टीनेजर्स के लिए, क्या सहरी और इफ्तारी करनी चाहिए? सहरी और इफ्तारी तो करनी चाहिए, लेकिन डायबिटिक टीनेजर्स को तो फिर वो दूसरी कॉम्प्लेक्स डायबिटीज में आ जाते हैं, वो फिर दूसरी तरह की डायबिटीज में आते हैं। अब उनका डिपेंड करता है कि वो कौन सी डायबिटीज है। उनको फिर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से मिलके मशवरा करके फिर वो आपको पूरा डाइट प्लान देंगे, उसके मुताबिक मेरे ख्याल में रोजा फिर उनको सोच के रखना चाहिए। पहले अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे। ठीक है। और गैस का मसला जो है वो ये है कि किसी तो वो आपकी जो है वो गैस को वो करेगी। इसके अलावा आप इसबगोल, यस इसबगोल इज अ वेरी गुड ऑप्शन, यू कैन टेक इन रमजान। सहरी के से पहले इफ्तारी के बाद रात को आप अगर इसबगोल 1 कप पानी में डालकर पियेंगे तो वो आपको फुलनेस, मैदे में फुलनेस का एहसास देगी और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, उसकी वजह से आपको गैस का मसला भी नहीं होगा। तो बाकी गैस के लिए आप ये कि गैविस्कॉन सिरप है और भी सिरप इस टाइप की म्यूकेन या फिर साइमेथिकॉन टैबलेट मिलती है, साइमेथिकॉन जो उसमें ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड नहीं सॉरी ओरिजिनल टैबलेट है साइमेथिकॉन, उसके आप कोई भी ब्रांड में आप ले लें और वो आप यूज कर लें तो उससे आपको गैस का मसला हल होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या है? एक्सक्यूज मी मैम, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी मैं पूछना चाहूंगी कि मेरी एज 30 है और मुझे हील्स पर है। मैंने Sorry? रिसेंटली, जी दोबारा बोलिएगा प्लीज। मेरी एज 30 है और मुझे हील, अपनी लेफ्ट हील में बहुत पेन होता था, तो रिसेंटली मैंने चेकअप करवाया है, एक्चुअली में हील्स पर आया, यानी कि मेरी हील की जो हड्डी है बड़ी हुई है। ग्रोथ होती है ना, एक छोटी सी ग्रोथ होती है जिसको स्पर कहते हैं, वो जो है वो फिर उसकी वजह से आपको दर्द होगी। जी एक्चुअली मैं उसको सुन के इतना परेशान हुई हूँ कि मुझे लगा कि ये आर्थराइटिस तो नहीं है मुझे, और आर्थराइटिस को चेक करने के लिए क्या तरीके को इसका टेस्ट होता है, क्योंकि मेरी आर्थराइटिस के कमर लिए में फिर भी। आपको रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, रूमेटोलॉजिस्ट, वो फिर आपको और कोई मसला तो नहीं, जैसे जॉइंट्स होते हैं, ये छोटे जॉइंट्स, ये वाले जॉइंट्स, इनमें पेन होती हो, और इसके अलावा ये कि ये जो मोबिलिटी में इनमें दर्द होती हो, स्टिफनेस होती हो जॉइंट की, या सुबह के वक्त ज्यादा दर्द होती हो जब आप उठते हो, तो वो बॉडी में एक पेन ज्यादा होते हो, ये सारे सिम्टम्स है ना आर्थराइटिस के। नहीं, मुझे ऐसा कोई तो आर्थराइटिस का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन मुझे हील का नहीं नहीं, स्पर जो है वो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसकी, आपको ऑर्थोपेडिक से मिलके पूछना चाहिए क्या वो इसको सर्जरी करेंगे स्पर को या नहीं, या ऐसे ही जाने देंगे, या कोई शूज वगैरह, या वो फिर आपको बेहतर बताएंगे। तो जी स्पर मैंने तो इट्स नॉट रिलेटेड टू। जी अच्छा मैंने उनसे मिली हूँ और उन्होंने मुझे शूज रिकमेंड किए हैं, और उन्होंने कहा है कि हम मतलब सर्जरी पे नहीं जाएंगे और आपको ऐसे इसका प्रॉब्लम कर देंगे सॉल्व। लेकिन मैं परेशान हुई थी कि ये मतलब ऐसा तो नहीं मेरी बोन्स वीक है या नहीं नहीं आर्थराइटिस नहीं का नहीं प्रॉब्लम है। नहीं, अगर आपको और सिम्टम्स नहीं है ना, जैसे जॉइंट पेन्स वगैरह नहीं है, तो फिर आपको आर्थराइटिस तो बहुत सारे वो आपकी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, जॉइंट्स आपकी जो यूं हो जाते हैं या और तरीके से, वो पता चल जाता है, बहुत अर्ली पता चल जाता है अगर किसी को आर्थराइटिस हो, उसके सिम्टम्स वगैरह, आप परेशान मत। तो मैं तो डाइट में ये ऐसा क्या जरूरी नहीं कि है? आर्थराइटिस की वजह से है। जी
आप मुझे डाइट के हवाले से थोड़ा गाइड करेंगे कि मैं डाइट में थोड़ा ऐसा क्या ऐड करूं, या मैं होम रेमेडीज में ऐसा क्या करूं कि मेरी ये प्रॉब्लम जरा पर के सॉल्व लिए हो तो जाए? कोई खास डाइट पर का ताल्लुक नहीं होता डाइट से। हाँ, यूरिक एसिड का ताल्लुक होता है जब आपको, अगर आपका जो है वो बिग टो में पेन हो या हील्स में पेन हो और अगर स्पर ना हो तो इट मींस कि यू कैन कंसीडर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का लेवल आप चेक करवा लें। तो यूरिक एसिड जो है वो हाई प्रोटीन डाइट से होता है कि जब आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे यूरिक एसिड रेज होता है, उसकी वजह से वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं और दर्द शुरू हो जाती है। तो आप जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूरिक एसिड चेक करवा सकते हैं, मगर आपका तो एक डेफिनेट डायग्नोसिस है ना आपके पास कि स्पर है आपको, तो जरूरत नहीं है। जी थैंक यू। बैलेंस डाइट लें बस आप। ओके ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम अतिया, अस्सलाम। एक क्वेश्चन है, वो जनरल क्वेश्चन करना चाह रही हैं कि विटामिन किन डाइट में होता है, अगर हम अपने विटामिन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह की डाइट लें? अच्छा, विटामिन जो है ना, बेसिकली आप अगर सुन रही हैं तो विटामिन जो है आपके फ्रूट्स में ज्यादा होते हैं, ठीक है, सब्जियों में ज्यादा विटामिन होते हैं। डिफरेंट विटामिन डिफरेंट सब्जियों में, जैसे कि कुल्फे का साग होता है, उसमें विटामिन के ज्यादा होता है। विटामिन ई वगैरह जो है वो और चीजों में, अमरूद में और चीजों में होता है, एवोकाडोज में, फ्रूट्स वगैरह में। इसके अलावा ये कि अनार में आयरन ज्यादा होता है और कैल्शियम वगैरह जो है वो कैल्शियम किस में ज्यादा होता है, आपकी सब्जियों में ज्यादा होता है, ठीक है ना। और इस दूध में कैल्शियम का तो रिच सोर्स दूध है ना, पनीर में, दूध में, इन चीजों में कैल्शियम ज्यादा होता है। और इसके अलावा मल्टीविटामिन्स के लिए आप बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर फ्रूट्स का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा दूध का ग्लास लाजमी पिया करें, तो इंशाल्लाह मतलब ये कोई मसला नहीं होगा और विटामिन जो है वो उनकी कमी भी पूरी होगी। और अगर ज्यादा कम होते हैं तो फिर उसके लिए विटामिन लिया ऊपर से लेना पड़ता है। तो डेट्स इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जो खजूरें हैं ना, कोशिश करें कि अपनी इफ्तार में खजूरों का लाजमी इस्तेमाल करें। और खजूरों का वो भी, जैसे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो खजूरों का वो बनाते थे तहनिया, मतलब वो बनाते थे ना खजूरों का कुछ पानी में मिक्स करके, उस तरह से वो भी आप बना सकते हैं। मिल्क शेक वगैरह पी सकते हैं। वैसे खजूरें खाया करें इफ्तारी में, ताकत आदात में, तो इंशाल्लाह ताला का विटामिन की कमी नहीं होगी आपको। मैम मेडिसिन एक का नाम है साइमेथिकॉन या गैविस्कॉन। जी है कि मुझे हार्मोनल इश्यू है, उसकी वजह से फेशियल हेयर्स हैं, तो उससे कुछ सजेस्ट कर दें। हाँ, फेशियल हेयर्स की देखें वजूहात पता होनी चाहिए ना कि फेशियल हेयर आपको वो क्यों है। अगर आपको हार्मोन का मसला है तो क्या आपको पीओसीज हैं, पॉलीसिस्टिक पीसीओज हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको कहते हैं पीसीओ, वो तो नहीं है आपको, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आपको किस वजह से हर्शुटिज्म है, क्या टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, वो सारी फिर आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको जो है वो प्रॉपर गाइड करके आपको दवा देंगे। उसके लिए तो पीसीओएस के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अगर आपको डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसकी मेडिसिन है मेटफॉर्मिन वगैरह, वो फिर आगे आपको दी जाती हैं। फिर और भी आगे सिम्टम हो गया, आपको मोटापे का शिकार है आप या और भी हैं, तो ये फिर मतलब इस तरह से एंडोक्रिनोलॉजी जो है वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, या गायनिकोलॉजिस्ट अगर पीसीओएस हैं। और कोई क्वेश्चन आपको चलिए ठीक है जी, नमाज अजान हो गई है अब। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, तो मेरे ख्याल में अब बंद करते हैं। हीरा जी आप बताएं। मैम मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे हेयर रफ हों और ज्यादा उतरे तो हम उनको स्मूथ एंड सिल्क बनाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करें जिससे वो बेस्ट रहें? जी आप लोग तो बहुत ही वर्सेटाइल क्वेश्चंस कर रहे हैं लेकिन इसके लिए तो आपको डाइट अच्छी रखनी चाहिए, दूध का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, अंडा जो है वो अच्छा है। इसके अलावा लोकली आप एग लगा सकते हैं, अंडे का मास्क बना के वो लगाएं, और कंडीशनर यूज करें। और सबसे बड़ी बात, मेडिकली मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मेडिकली में ये कि आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है टीएसएच, वो अपना हार्मोन आपको चेक करवाना चाहिए, ठीक है। टीएसएच जो है वो, उसका लेवल आपको लाजमी पता होना चाहिए। समटाइम्स कोर्स और थिक बाल जो होते हैं वो हाइपोथायराइडिज्म में भी होते हैं, तो टीएसएच जो है वो आपको चेक करना चाहिए।
आसान भी हो गई है और हमारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमने ले लिए हैं। अब भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एडमिन को प्राइवेट में सेंड कर सकते हैं, हम डॉक्टर अतिया से उसका आंसर निकला देंगे। डॉक्टर अतिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया, और सब मेंबर्स का भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक का लिंक शेयर कर दिया गया है, आप वहाँ पर फीडबैक दें। हमारा फेसबुक चैनल सब्सक्राइब कर लाइक करें पेज, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नंबर भी ऊपर शेयर किया गया, वहाँ पर पर्सनल हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच आपका, और अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई। जैसे हिरा साहिबा ने बताया कि आप लोग कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाद में मैं उसका आंसर दे दूंगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।